हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। तो ये आपका जेई मेंस का 2024 के क्वेश्चंस है। जैसे लास्ट वीडियो जैसे आपने देखा उसमें 10 क्वेश्चन था। बाकी के 10 क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चंस है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आज का क्वेश्चन है आपका इथेनॉल सोज टर्बिडिटी विथ ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट भी आपका दिया हुआ है HCl और ZnCl2 होता है, आप सबको पता होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि इथेनॉल के साथ आपका रिएक्शन हो रहा है। इथेनॉल यानी कि फॉर्मूला क्या होता है आपका CH3CH2OH। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसके साथ आपका ल्यूकस रिएजेंट यूज़ किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा कब टर्बिडिटी शो करता है, तुरंत दिखा देगा टर्बिडिटी। ठीक है, मतलब उसमें तो हो रहा है कि टर्बिडिटी तो हो रही है, तो क्या ये इमीडिएटली होगा, क्या 5 से 7 मिनट लगने वाला है, या फिर आपको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर 10 से 15 मिनट लगने वाला है। तो देखो ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तीनों में ये थोड़ा अलग टाइम लेता है करने के लिए। तो जब अगर आप टर्सरी अल्कोहल यूज़ करते हो, ठीक है, तब आपका क्या होता है, यही रिएजेंट आपका इमीडिएट रिएक्शन कर जाता है, यानी कि जो टर्बिडिटी वो इमीडिएट शो कर जाता है टर्सरी के लिए। तो ये आपका जो इमीडिएट वाला है ये आपका टर्शरी अल्कोहल के लिए होता है। ठीक है, नोट कर लेना। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपका पूछ रहा है। फिर आता है बात सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। तो जब आप सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो आपका टर्बिडिटी होता है वो आपका कम अप्रॉक्स 5 to 7 मिनट्स लेता है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखने लग जाता है, क्लाउड दिखाई देने लगता है आपको रिएक्शन में। तो ये आपका क्या हो जाता है, सेकेंड वाला जो है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल के लिए है। जब प्राइमरी का बात आता है तो एक्चुअली प्राइमरी के साथ इसका किसी भी तरह का कुछ भी अपीयरेंस नहीं दिखाई देता है जब तक कि आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं करोगे। एक्स्ट्रा मतलब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ इथेनॉल को लुकस रिएजेंट में यूज़ कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि कुछ होगा प्राइमरी अल्कोहल लेकर के, तो ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, आपको हीटिंग करना होगा। जब आप हीट करोगे, ठीक है, तब जाके टर्बिडिटी दिखाई देता है। इथेनॉल आपका इथाइल क्लोराइड में चेंज होता है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl, ठीक है, प्लस वाटर, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये सारा चीज़ आप नोट कर सकते हो। तो प्राइमरी के लिए करेक्ट आंसर हो जाता है हीटिंग ही। जब तक हीट नहीं करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल में आपका कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इससे कभी भी क्वेश्चन और किसी तरीके से पूछ सकता है, आप इस चीज़ को यहाँ से नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स विथ मैक्सिमम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जो आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका √S/S+1। ठीक है, H/2π। और ये जो S है आपका वो आपका क्या होता है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। तो जितना ज़्यादा मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर करके आपको क्या करना है, चारों ऑप्शंस के आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा निकालने का ज़रूरत नहीं है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो पहला है आपका आयरन का पहला कॉम्प्लेक्स आपका Fe(F6)(3)-। ठीक है, तो एक ऑप्शन बताती हूँ मैं अभी। तो इसका सबसे पहले आपको क्या है, निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज निकालना पड़ेगा कि आयरन के कितने चार्ज है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लोरीन -1 होता है, और क्योंकि 6 फ्लोरीन है तो आपका कितना हो गया, -6, और टोटल यहाँ पे क्या है, -3। तो ये इसको मानो x, तो कितना हो गया, -6 इक्वल टू -3। तो x क्या हो गया आपका, +3। ठीक है, मतलब आयरन यहाँ पे क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो फिर अब आयरन का देखो, अब यहाँ पे जो फ्लोरीन है, ठीक है, ये आपको पूरा किसके करना है, आप जैसे वीवीटी में या आप सीएफटी के लिए करते हो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम लोग करते हैं। तो आपको लिगेंड ध्यान रखना है कि वो वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो फ्लोरीन हैलोजेंस क्या होते हैं, आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, और ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करके रखनी पड़ेगी, तभी आपका कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड इस टाइप के जो भी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन आते हैं वो हो सकता है। ये मस्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी देखो ये क्या होता है, वीक फील्ड होता है। तो अब अगर इसको आप ड्रॉ करो आयरन का, तो आपका आयरन का क्या बनेगा, आर्गन 3D 3D6, ये आपका आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो फिर 3+ का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो क्या निकलेगा आपका, आर्गन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके S से चले गए और एक आपके D से चले गए, तो ये आपका क्या हो गया, 4s0 3D5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3+ वाला है तो 3D5 का यूज़ होगा। तो अब आप इसको लिखो 3D5, बॉक्स बनाओ, ठीक है, 4s 4p, ठीक है। तो अभी इसके पास कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और आपके पास फ्लोरीन क्या है, 6 फ्लोरीन है, जो कि क्या है, वीक है। जब वो वीक है तो यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग। जब कोई पेयरिंग नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो सारा का सारा फ्लोरीन है वो इस साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3d2, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। यहीं पे फ्लोरीन आ जाएंगे आपके, ये होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगा तो आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो इतना आपको ड्रॉ करने का इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने ये पूरा ड्रॉ किया, एक को दिखाया। आपका क्या है कि जैसे ही आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, फर्स्ट स्टेप आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मेटल का, और उसके बाद आपको देखना है कि लिगेंड जो है वो किस नेचर का है, ठीक है, नेचर देखना है लिगेंड का, ठीक है। वो वीक है कि स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली पेयरिंग होगा। तो सिर्फ जो आपका डी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स देख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पेयरिंग हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे हमें पता चल गया कि आयरन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 है, हमने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद साइनाइड वाले का भी देख लेते हैं और उसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करते हैं, ठीक है। तो साइनाइड का भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 हो गया, तो ये -1 × 6 इक्वल्स टू क्या हो गया, -6, ठीक है। और ये आपका x हो गया, ओवरऑल क्या है, -3 है, तो आपका क्या हो गया, x -6 इक्वल्स टू -3, तो अगेन ये क्या हो गया, +3। अभी सेम चीज़ का हम लोग ऊपर में देखे थे, क्या था, +3 था। अब देखो साइनाइड जो होता है वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो इसका नंबर ऑफ, जब आयरन 3+ का है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा आपका, आर्गन 3D5, ठीक है, यही आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आपका डी में कितने हो गए, डी में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 4 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये पेयरिंग कर देगा, पेयर कर दो, पहले के साथ एक, फिर दूसरे के साथ एक, फिर उसके बाद वो 4 तो ख़त्म हो गया ना, 2 गया इसके साथ, तो एक ही बच रहा है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है, बस जो आपका डी में है आप उसको बना के देख लो, या ये देख लो कि ऑब्वियसली 5 का पेयरिंग करोगे तो 4 तो आपका यूज़ हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो एक आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अभी तक तो आपका सबसे ज़्यादा किसका है, अभी तक पहले वाले का सबसे ज़्यादा है। थर्ड और फोर्थ भी सेम इसी तरीके से आप निकालोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो यहाँ पे जो H2O वाटर है, ठीक है, एक्वा है, ये भी आपका क्या होता है ना, वीक होता है, ये भी आपका वीक होता है, तो यहाँ पे भी पेयरिंग नहीं होगा, तो इसको आप निकाल करके देख लेना। और ये सब आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है। तो इन दोनों का जब आप निकालोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। थर्ड वाले के केस में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा कितना, 4, और फोर्थ वाले के केस में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 3, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में है, फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि मोर
द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट आंसर हो गया आपका। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल से है। तो विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड बिटवीन बेस एंड शुगर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो थर्ड वाला है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बोलते हैं, और जो कि आपका नाइट्रोजन और कार्बन का लिंकेज होता है, नाइट्रोजन और कार्बन का लिंकेज होता है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑप्शन जैसे आपका था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और थर्ड वाला है एन ग्लाइकोसाइडिक। तो इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जरूर बोलते हैं, बट जो लिंकेज होता है ना वो आपका एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, क्योंकि जो बॉन्ड बनता है वो नाइट्रोजन से लिंकेज होता है। यही नाइट्रोजन का एन पार्ट है जिसको एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड और सेकेंड में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एन से अटैचमेंट है, कुछ इस तरह से आपका अटैचमेंट होता है। ये आपका शुगर होता है, और यहाँ से आपका नाइट्रोजन अटैच रहता है। ये आपका जो होता है ये आपका नाइट्रोजीनियस बेस होता है, यानी कि आपका शुगर हो गया, ये आपका नाइट्रोजीनियस बेस होता है। ठीक है, और ये शुगर और ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड बिटवीन बेस एंड शुगर। ठीक है, तो ये आपका शुगर हो गया 5 बॉन्ड वाले जो है, और ये जो आप इतना देख रहे हो बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये आपका बेस होता है। तो ये आपस में कैसे लिंक है, ठीक है, इसी को, इस ओवरऑल पूरे कंपाउंड जो है ना जो लिंक्ड है उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये आपस में कैसे लिंक है वो आपको लिंकेज का नाम बताना है। तो यहाँ पे जो शुगर और बेस का लिंकेज है वो आपका ये वाला है। ठीक है, ये नाइट्रोजन से है इसीलिए एन है, और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के बॉन्ड को, ठीक है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और नाइट्रोजन से लिंक है, तो ये आपका एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाता है। तो जो आपका ज़्यादा करेक्ट आंसर है वो आपका एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। एंड आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी देखो आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी है 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन पूछे तो क्या गिवन है वो देखो। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है वो देखो, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मोनो एटॉमिक गैस का बात कर रहा है तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का ज़रूरत होगा। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है मोनो एटॉमिक के केस में 3 होती है। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3 होता है। और काइनेटिक एनर्जी अगर देखें तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो आपका होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के टी। ठीक है, अब यहाँ पर जो के है आपका वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपको बहुत जगह इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है आपका वो आपका हाफ इंटू R/NA T होता है। आर क्या हो गया आपका, गैस कांस्टेंट हो गया, और ये आपका एवोगाड्रोज नंबर हो गया। ठीक है, तो इनका ही जो आपका टोटल नंबर होता है कैलकुलेट करके निकालोगे तो वो आपका के बराबर होता है, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये इससे अच्छा है कि डायरेक्ट यही वैल्यू निकालो, तो ठीक है, डायरेक्ट आपका कैलकुलेशन वहाँ से होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है,
ये फार्मूला आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो एवरेज एनर्जी होती है वो आपकी हाफ के टी यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, या फिर आपका हाफ आर टी पर मॉलिक्यूल, ठीक है, पर मॉलिक्यूल को के लिए हम लोग यहाँ पे क्या एवोगैड्रोस नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके बराबर होता है आपका जो एवरेज एनर्जी होता है। जब इक्विलिब्रियम सिस्टम होता है तो आपका जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या जैसे एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हर एक के लिए आपका हाफ के टी के बराबर होता है। तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस में क्या है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है, ये नोट कर लो 3 होते हैं। तो एक के लिए आपका हाफ के टी हो गया, तो 3 के लिए क्या हो गया, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 इंटू हाफ के टी। अब इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ईजी ही होता है, आपको जितने भी वैल्यू दिए उनको पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1.3 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दी हुई है 0.414, ठीक है। और एनर्जी का आपका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं, आप यूनिट नहीं देखते हो कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा और यूनिट क्या दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका जो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है उसका इस वैल्यू के लिए यूनिट आपका जूल पर केल्विन होता है, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ किया और आपको ये चाहिए केल्विन में, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या है जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू आपका हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपका जूल में कन्वर्ट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चार्ज आपका इतना ही होता है जो जूल यूनिट में होता है, तो उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब इन सारे वैल्यू को आप इस फॉर्मूले पे यहाँ पर पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा 0.41। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा वैल्यू, और इधर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा। अभी अब देखो कैसे कैसे कट हो रहा, आपका जो जूल जूल यूनिट है वो दोनों अपोजिट साइड है, कट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका 10th का पावर है, अब इसको टी के अकॉर्डिंग कर लो, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0.6624 डिवाइडेड बाई 2.07, ठीक है। और अब 10 का पावर आपका क्या है -19 डिवाइडेड बाई -23। तो इन सबको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो आपका होगा, देखो यूनिट जो है जूल कट गया था बट आपका केल्विन वाला यूनिट बचा हुआ है, यहाँ पे आपका पर केल्विन यूनिट है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये केल्विन हो गया, आपका यूनिट भी सारा सही हो गया। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 32 केल्विन, ठीक है। अब आप ऑप्शन में चेक करो तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। हमारा ओवरऑल कितना आया है, हमारा आया है 3200, तो जो सबसे क्लोजेस्ट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो 3199 है और आपका आया है ये, ठीक है। बाकी सारे में तो काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो गया, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ टू volatile component showing negative deviation from Raoult's law shows फर्स्ट ऑप्शन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। इस तरह से आपका 4 ऑप्शन दिया है, क्या वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा उसके साथ। सेकेंड ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन वेपर प्रेशर आपका बढ़ जा रहा है बट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका घट जा रहा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में भी दिया था, बट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है, ठीक है। फोर्थ वाला उसी तरह है, वेपर प्रेशर आपका बढ़ रहा है बट बॉइलिंग पॉइंट भी साथ में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन चारों में से क्या सही है, तो देखो रॉल्ट्स लॉ जो होता है जो उसको फॉलो करता है वो होता है आपका आइडियल सोल्यूशन। तो जो आपका आइडियल सोल्यूशन होता है वो आपका रॉल्ट्स लॉ फॉलो करता है।
और जो आपका रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करता है वो क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में फिर जो मतलब आपका रॉल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा और नॉन आइडियल सोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे फिर आपका दो बात आ जाता है, एक तो निगेटिव डेविएशन होता है और दूसरा आपका क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपका पूछा है निगेटिव डेविएशन से, ठीक है। तो थोड़ा सा जानते हैं कि रॉल्स लॉ क्या होता है। तो आपका रॉल्स लॉ कहता है कि जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्वेंट का किसी सॉल्यूशन में, वो आपका इक्वल होना चाहिए पार्शियल वेपर प्रेशर आपके प्योर सॉल्वेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है। यहाँ पे जैसे उसको मैथमेटिकली दिखाया हुआ है, जो मैंने स्क्रीन में लिखा है वो एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन है। यहाँ पर जो पीए है ये आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, और ये जो पीए नॉट है ये आपका प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है, वीपी इज वेपर प्रेशर, ओके। एंड ये आपका जो एक्स है ये तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और ये जो आपका एक्स है ये आपका मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है, तो सॉल्वेंट का है। तो ये इक्वेशन जो है आपका, ये आपका रॉल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जब ये फॉलो नहीं होता है तो आपका क्या कंडीशन हो जाता है, फिर यही आपका नॉट इक्वल टू हो जाता है पी ए नॉट, ये जब रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करता तो ये नॉट इक्वल हो जाता है। देखो जब आपका मिक्सिंग होगा तो दो लिक्विड होगा, लिक्विड ए के लिए बात करेंगे तो ऐसा हो गया, अगर लिक्विड बी के लिए बात करेंगे तो फिर यही चीज़ पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह अगर यहाँ पे लिखे तो पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। सेम वही है, ये सॉल्वेंट बी के लिए बात हो रहा है और फिर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, तो यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट है वो ये ए है, ठीक है, लिक्विड ए है। तो ये हो जाता है रॉल्स लॉ नहीं फॉलो करने के लिए। तो जब निगेटिव डेविएशन होता है तो यहाँ पर जो ये क्वांटिटी होती है ना, ये फिर आपका ऐसे हो जाता है, किसके लिए, ये मैं बात कर रही हूँ निगेटिव डेविएशन के लिए। निगेटिव डेविएशन में आपका जो पी ए है वो आपका लेस देन होगा पी ए नॉट मल्टीप्लाई इंटू एक्स ए के, ठीक है। उसी तरह पी बी भी आपका लेस देन हो जाएगा पी बी नॉट एक्स ए के, ठीक, एक्स बी के। और अगर वही आपका पॉजिटिव डेविएशन होता तो फिर ये क्या हो जाता, ग्रेटर देन हो जाता, पी ए इज़ ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। अभी ये सारा चीज़ जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा बता दिया मैंने, ऐसे तो थोड़ा डिटेल टॉपिक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन में जो पूछा है उसको इस ग्राफ से देखते हैं। ये ग्राफ जो है ये आपका निगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है ना, जो डॉटेड लाइन है वो आपका आइडियल के लिए है, और जो आपका सॉलिड लाइन दिखाई दे रहा है और वो डाउन में भी है डॉटेड लाइन से, ये आपका सॉलिड लाइन जो है वो आपको दिखा रहा है कि निगेटिव जा रहा है, ठीक है। वो आपका निगेटिव डेविएशन हो रहा है आइडियल से, वो कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होता है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है यानी कि जो मिक्सचर हो गया, और वी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, वो अब आपका लेस देन जीरो हो जाता है, मतलब निगेटिव हो जाता है, कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या है, कम हो जाएगी। अब आपका डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब अगर कभी वॉल्यूम और इंथैल्पी पे क्वेश्चन हो जाए तो वो भी आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मे बी इसी टॉपिक से अप्रैल वाले क्वेश्चन में कुछ और पूछ दे इसके अंदर का, तो आप ये चीज़ लिख सको, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो हो जाए तो ये भी आपका निगेटिव हो जाता है, और ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। मान लो अगली बार इससे रिलेटेड पूछ दे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पूछ दे, पॉजिटिव डेविएशन पूछ दे, इसलिए सबका थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसको शॉर्ट नोट्स में आप लोग ऐड कर लो। ये नेगेटिव डेविएशन के लिए होता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के कम इस पे पूछ रहा है।
तो निगेटिव डेविएशन में जब वेपर प्रेशर का बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका वेपर प्रेशर है वो आपका क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट का बात। तो निगेटिव डेविएशन के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो सब कुछ निगेटिव निगेटिव जा रहा है और सब कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, बट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसा किस केस में है, ऐसा देखो आपका फर्स्ट आंसर होता है, यहाँ पे वेबर प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज़ हो जा रहा है और बॉइलिंग पॉइंट जो है आपकी इंक्रीज़ हो जा रही है, तो उसका राइट आंसर 1 है। तो जो भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा बताया है निगेटिव डेविएशन का, वॉल्यूम और इंथैल्पी, वो सारा आप नोट कर लो। उसी तरह पॉजिटिव डेविएशन में आपका इसका अपोजिट हो जाता है, जो भी आपका निगेटिव डेविएशन का है। ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहला ऑप्शन है इन्वर्जन अकर्स, क्या इसमें इन्वर्जन हो जाता है, मतलब पहले R है तो फिर S हो जाए, या रिटेंशन ही रह जाता है, यानी कि जो भी आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम ही आपको मिलता है, या ऑलमोस्ट रेस्माइजेशन हो जाता है, या फिर आपका 100% रेस्माइजेशन हो जाता है। रेस्माइजेशन मतलब आपको 50% R 50% S मिलेगा, मतलब दोनों आपको मिलेगा। तो क्या 100% ऐसा हो जाता है या ऑलमोस्ट हो जाता है। तो SN1 रिएक्शन जो होता है उसमें आपका क्या होता है, SN1 रिएक्शन देखो क्या होता है, आपका 1 लगाया है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है। और SN2 जो होता है वो आपका क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर होता है। मतलब इसमें आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल, जिसको मैं सिर्फ सिंपल NU से बता रही हूँ, दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है वो आपका सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। फिर जो आपका यहाँ पे बैरियर बनता है वो आपका होता है SN1 में कार्बोकटायन, और हम इसका स्टेबिलिटी देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए इसकी स्टेबिलिटी देखना पड़ता है हमें, जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है। ये आपका इंटरमीडिएट होता है। SN2 में आपका क्या होता है, वही SN2 में आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और यहाँ पर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब पूरे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, छोटा छोटा जैसे सब क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बताते जा रही हूँ, उसी तरह मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका भी बताते जा रही हूँ, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो ज़्यादातर जो होता है वो आपका वीक रहता है, और जो आपका SN2 में आता है वो ज़्यादातर न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसमें ज़्यादातर वीक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात ही कर लेते हैं, क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री पूछा है। तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री होता है SN1 रिएक्शन के लिए, वो आपका मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन होता है, मिक्सचर ऑफ। अब रिटेंशन एंड इन्वर्जन का मिक्सचर होना मतलब क्या होता है, रेस्माइजेशन, ठीक है। रेस्माइजेशन का मतलब वही होता है आपका रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिले। और जो आपका SN2 होता है, इनको इस तरह से डिवाइड कर दो, हाँ। तो जो आपका SN2 होता है वहाँ पे आपका इन्वर्जन मिलता है, इन्वर्जन ओनली, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर SN2 के बारे में पूछ दे तो ये आपका SN2 का होता है, इसमें आपको इन्वर्जन मिलता है। और जो आपका SN1 होता है उसमें आपको रेस्माइजेशन मिलता है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो कट गया, बच गया थर्ड और फोर्थ। अब 100% है कि ऑलमोस्ट है, तो ये ऑलमोस्ट होता है, 100% नहीं होता है। उसमें और भी प्रोडक्ट्स हो, जो परसेंटेज होता है ना वो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट रेस्माइजेशन होता है, तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर है आपका। तो 17th क्वेश्चन है आपका एसर्शन और रीज़न वाला टाइप का क्वेश्चन है। तो जो आपका एसर्शन उसमें बता रहा है बोरोन इज़ हार्ड एलिमेंट। रीज़न इसका ये बता रहा है कि जो बोरोन है वो आपका यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। तो ये एसर्शन का रीज़न बोल रहा है। तो आपको देखना है क्या स्टेट, मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो देखो बोरोन जो होता है वो आपका एक एक हार्ड एलिमेंट होता है, ये ट्रू है, ठीक है। और साथ ही एक हार्ड नॉन मेटल होता है, कभी अगर ऐसा पूछ दे मेटल नॉन मेटल तो याद रखना ये एक हार्ड नॉन मेटल एलिमेंट होता है। इसके ग्रुप के बाकी मेटल होते हैं बट ये नॉन मेटल होता है। बोरोन, बी फॉर बदतमीज़, ये अपने ग्रुप का सबसे ज़्यादा बदतमीज़ एलिमेंट है, ठीक है। इसके बारे में कभी अलग से एलिमेंट वाले चैप्टर में बात करेंगे। बाकी बोरोन, अब बोरोन के पास क्या सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी करेक्ट है,
ट्रू है भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन आपको बताना है क्या ये रीज़न सही है, ये भी ट्रू है। तो पहला ऑप्शन है आपका, तो पहला ऑप्शन है आपका जो एसर्शन है क्या वो करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। रीज़न इज़ करेक्ट, रीज़न क्या करेक्ट है, एंड रीज़न एक्सप्लेन एसर्शन, क्या रीज़न आपका एक्सप्लेन कर रहा है? तो देखो एसर्शन सही है, रीज़न भी जो बता रहा है वो भी स्टेटमेंट सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए मेटल हार्ड है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेटल हार्ड है इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, उल्टा है। तो ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है। करेक्ट रीज़न तो इसका स्ट्रक्चर, इसका जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है बोरोन का, वो उसकी वजह से बोरोन हार्ड होता है। सेकेंड ऑप्शन देखते, ए इज़ करेक्ट या ए इज़ करेक्ट, आर इज़ करेक्ट, आर इज़ करेक्ट। आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ठीक है, ए एसर्शन है, आर रीज़न है, ठीक है, समझना। आर डज नॉट एक्सप्लेन्स ए, मतलब जो आर है आपका, रीज़न जो है आपका वो सही नहीं है एसर्शन के लिए, तो ये सही है भाई, यही करेक्ट आंसर है। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है आपको ऑप्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि आपको पता होने के बाद भी आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो। क्या होता है कि जो आपका एसर्शन है वो भी करेक्ट हो सकता है और रीज़न है वो भी करेक्ट हो सकता है, बट रीज़न सही हो एसर्शन के लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शंस इस टाइप का आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, तभी आप इसका सही आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर आपका रिएक्शन दिया है लेड का PbCrO4 आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर के क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है। जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो इस टाइप के लिए आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, वो आपका मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए कि वो आप लिख सको, ठीक है। PbCrO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये दो प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है और इसी का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख सकते हो आप 4 आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है, और डाई आयोनिक विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो यहाँ पर इसका चार्ज जो है ओवरऑल सोडियम है, यहाँ पे इसका +1 होता है, तो यहाँ पर जा कर के इसका क्या हो जाएगा -2, और हाइड्रोक्साइड का आपका -1 होता है, तो फिर अब लेड का निकालोगे तो क्या आ जाएगा +2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में दे चुका है, ये न्यूट्रल नहीं होता है, यहाँ से आप इसका चार्ज निकाल सकते हो, डाई एनायनिक होता है। तो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्डिंग। तो 4 कॉन्फ़िगरेशन दिया है आपका, और मेटल वगैरह कुछ नहीं दिया है, कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है आपका, सिंपली पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जो आपका मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यहाँ पे देखो आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस आपको पता होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो बस आपको देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे ज़्यादा होता है वही आपका मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा कॉम्प्लेक्स का, उतना ही ज़्यादा आपका उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। इसमें आप देखो कितना कितना आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे फर्स्ट वाले में देखो लिखा है क्या, 3D 7 4s2, ठीक है। तो डी का अगर आप बना करके देखोगे ऑर्बिटल्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके। उसी तरह जब D5 देखोगे तो देखो D5 में कितने पूरे 5 आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए ना। तो ये आपका 5 ही मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है ना डी में। फिर उसके बाद आपका क्या है 4s का भी देख लो, 4s1 है, 4s1 है तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। अगर दो, जैसे इसका 4s2 है तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे भी पेयरिंग था, तो टोटल मिला करके तो इसका आपका 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। फिर जब आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे D6 है, जब D6 है
तो यहाँ पे भी आपका पेयरिंग हो जाएगा ना, 5 के बाद एक और आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 है। फर्स्ट वाले में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका 3 है, और फिर इसी तरह इसमें जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है थर्ड वाले में वो आपका 4 है, एंड फोर्थ वाले में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका 3 है। तो मैक्सिमम आपका 6 है, तो यही आपका आंसर है। तो MCQ टाइप वाले जो क्वेश्चन है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, और आज के वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको NAT टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगी, जो कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो क्वेश्चन में है आपका जो असर्शन है उसमें बोल रहा है कि ऑल एस ब्लॉक, जितने भी आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर। ठीक है, नेचर में सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं, ऐसा बोल रहा है। रीज़न आपका बता रहा है इसका कि जो 4F 5F सीरीज़ है आर केप्ट बिलो पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आपका एफ ब्लॉक और 4F और 5F वाले जो होते हैं, यानी कि लेंथेनाइड एक्टेनाइड जो होते हैं सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल में होते हैं। तो ये आपका रीज़न बता रहा है, तो क्या ये सही है? तो देखो, आपका जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपके नेचर में इजीली मिल जाते हैं। कुछ ना कुछ मतलब अमाउंट क्या होता है, चाहे कम या ज़्यादा हो, तो कुछ अमाउंट्स तो आपके नेचर में मिल जाते हैं एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, तो ये ट्रू है। प्लस जो रीज़न है उसका जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखो। 4F और 5F सीरीज जो है वो आपका पीरियोडिक टेबल में सबसे बिलो होता है, ये भी बात ट्रू है। मैंने एक और क्वेश्चन था असर्शन और रीज़न वाला, उसमें एक चीज़ बोला था कि दोनों का पहले स्टेटमेंट देखो क्या वो सही है, फिर देखा जाता है कि क्या आपका जो रीज़न बता रहा है वो उसके लिए सही है कि नहीं, जो असर्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका assertion and reason both are true. Yes, both are true. And reason is correct explanation of assertion. नहीं, ठीक है, ये रीज़न तो है नहीं कि 4 और F सीरीज जो है वो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो मैन मेड है। ठीक है, नेचर का बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल नहीं है। पीरियोडिक टेबल उसी हिसाब से बनाया गया है जो आपका एलिमेंट्स का नेचर और जो मतलब जितने ईजिली हम उसको समझ सकें उस हिसाब से अरेंज किया गया है, उसके सिमिलर बिहेवियर और नेचर के अकॉर्डिंग और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसको सेट किया गया है, तो ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं है। सेकेंड है असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, सही है। रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यही आपका राइट आंसर है। रीज़न जो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, बाकी दो को रहने देते हैं। अब नेक्स्ट आएगा NAT टाइप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।